प्यारे बच्चों, आज हम समकालीन भारत के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या है। ध्यान से सुने, समझें। देखिए, संसाधन ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, यानी जिसे मानव अपने प्रयोग से अपने प्रयोगार्थ बनाता है, यानी अपने प्रयोग में लाने के लिए उस वस्तु को तैयार कर लेता है। ऐसी वे सभी संसाधन किस श्रेणी में आती है, अर्थात ऐसी वस्तु सभी संसाधन की श्रेणी में आती हैं, संसाधन कहलाती है। आगे देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है विकास के स्तर के आधार पर, और चौथा है समाप्यता के आधार पर। तो आइए हम विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण दिया हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले दिया है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ये देखिए, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत क्या है, कैसे है। कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, अर्थात अधिकार में भी होते हैं। जैसे गांव है, गांव में अधिकांशतः लोग भूमि के स्वामी होते हैं और कुछ लोग भूमिहीन होते हैं। मतलब कुछ लोगों के पास तो भूमि है लेकिन कुछ लोगों के पास भूमि नहीं होती है। ऐसे संसाधन गांव के अंतर्गत ग्रामीण संसाधन की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर शहरों की बात करते हैं तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य संपत्तियों के मालिक होते हैं। इनके अंतर्गत चरागाह, बाग, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी अधिकार के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देखिए, ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के प्रयोग में आते हैं या प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे सार्वजनिक भूमि। सार्वजनिक भूमि जो होती है हर एक व्यक्ति उसको अपने प्रयोग में ला सकता है। शमशान घाट है, शमशान घाट के अंतर्गत भी प्रत्येक व्यक्ति अपने शमशान घाट को प्रयोग में ला सकता है। तालाब है इत्यादि। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह होती हैं, ऐसे स्थान होते हैं जो सभी लोग इसका प्रयोग में लाते हैं। नगरों की अगर बात करें तो नगरों में सार्वजनिक पार्क होते हैं, खेल के मैदान होते हैं। ऐसी कुछ जगह और होती हैं जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों के अंतर्गत आती है। तीसरा है इसके अंतर्गत जो आता है वह है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, तकनीकी के आधार पर देश में पाए जाने वाले समस्त जो भी संसाधन होते हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की जो सरकार होती है उसको कानूनी रूप से अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकार स्थापित कर सकती है। यानी कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उनको सरकार राष्ट्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग में ला सकती है। एक इसके अंतर्गत आता है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान दें, कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं। जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है।
इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति ली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश अपनी स्वेच्छा से उस संसाधन का अपने रूप में प्रयोग कर सके या अपने प्रयोग में उसको ला सके। इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। पहले बताया था 4 खंड है इसके, दूसरा शुरू होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसको 2 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, देखें सबसे पहला है जैव संसाधन। देखिए जिन वस्तुओं में प्राण होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनेंगे। जिन वस्तुओं में प्राण होते हैं उन्हें सजीव या जैव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें सजीव या जैव वस्तुएं कहते हैं और ऐसे सभी वस्तुएं जैव संसाधन ही कहलाती हैं। जैसे मनुष्य, मत्स्य यानी मछली, जीवन, पशुधन आदि, इन सभी में क्या पाया जाता है? प्राण पाए जाते हैं। इसलिए ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक इसके अंतर्गत दूसरा आता है अजैव संसाधन। ध्यान दें, वे सभी वस्तुएं जिनमें प्राण नहीं होते वे निर्जीव या अजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसे वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं और अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं जो अजैव संसाधन कहलाते हैं।